आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। मैं आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में ले जाना चाहूंगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। उसके बावजूद भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब देखिए, हम बात करेंगे आज दो लोगों के बारे में, उनकी डिस्कवरीज के बारे में और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। मैं ले जा रही हूँ गैलीलियो गैलिलाई इनके एफर्ट की तरफ। गैलीलियो इटली में पैदा हुए थे एंड आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड उनका इंटरेस्ट मैथ्स और फिलोसफी में बहुत ज्यादा था। बट उनके फादर चाहते थे कि ये मेडिकल फील्ड में जाएं और इसीलिए उनको एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी कराया गया। लेकिन उन्होंने कभी अपनी जो मेडिकल की डिग्री है वो कंप्लीट की ही नहीं बिकॉज उनका मैथ्स और फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट था कि ही कुड नॉट कंप्लीट हिज कॉलेज एंड कुड नॉट गेट हिज डिग्री। एंड उन्होंने जो काम किया है उन्हीं के बेसिस पे न्यूटन ने और डिस्कवरीज की और लॉज ऑफ मोशन लिखे एंड उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी काफी काम किया है। और उन्होंने जो टेलीस्कोप्स बनाए उनकी ऑप्टिकल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी इन कंपैरिजन टू द टेलीस्कोप्स जो उस टाइम पे अवेलेबल थे। ही वाज अ वेरी गुड क्राफ्ट्समैन। अब उन्होंने क्या क्या डिडक्शंस की, क्या क्या चीजें फाइंड की। उन्होंने इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करवा के कुछ डिस्कवरीज की, कुछ चीजें फाइंड की। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो मार्बल हो सकता है या कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की आप बात कर सकते हैं। जो उन्होंने यूज किया वो मार्बल किया था इंक्लाइन प्लेन पे। सबसे पहले ही टुक एन इंक्लाइन प्लेन और बॉल को या मार्बल को ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो किया और ये पाया कि जब बॉल या मार्बल नीचे की तरफ आ रहा था तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो बढ़ गई। उस टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो बढ़ गई। दूसरे केस पे उन्होंने ये देखा कि जब वो ही मार्बल ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे तब उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो गई। तो पहले तो आप नेक्स्ट चैप्टर में ये चीज पढ़ेंगे कि पहले केस में वेलोसिटी इसलिए ज्यादा हो गई बिकॉज एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्सटर्नली ऊपर से एक्ट कर रही थी जो जिसने अनबैलेंस कर दिया उस चीज को, फोर्स को अनबैलेंस कर दिया एंड वो और तेजी से नीचे आ गए। तो बेसिकली इस वजह से फर्स्ट केस में व्हेन द मार्बल वाज रोलिंग डाउन वेलोसिटी बढ़ गई एंड सेकंड केस में व्हेन द मार्बल वाज रोलिंग अप तो वेलोसिटी कम हो गई। अब उन्होंने सोचा आगे क्या करना है। उन्होंने दो इंक्लाइन प्लेन्स लिए और दोनों को आपस में जोड़ दिया। फिर उन्होंने लेफ्ट वाले इंक्लाइन प्लेन से एक मार्बल नीचे की तरफ थ्रो किया। लेफ्ट इंक्लाइन प्लेन से एक मार्बल लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ थ्रो किया। बट ये याद रखेंगे यहाँ पे दोनों इंक्लाइन प्लेन्स का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब वो कितना इंक्लाइन है, कितना टेढ़ा है, वो सेम था। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों तरफ का, दोनों जो इंक्लाइन प्लेन्स है दोनों का सेम था। उस केस में जब ये बॉल नीचे आई उन्होंने ये देखा कि बॉल राइट साइड की तरफ अपने आप ही ट्रैवल कर गई ऊपर की तरफ और रफली सेम डिस्टेंस पे जाके वो रुकी। रफली सेम हाइट तक वो दूसरी तरफ गई। अब उन्होंने देखा अब मैं इसका इंक्लिनेशन का एंगल थोड़ा कम कर देता हूं। उन्होंने बोला हम इसका इंक्लिनेशन का एंगल थोड़ा कम कर देते हैं। तो अब क्या होगा? अब अगर मैं इसके इंक्लिनेशन के एंगल को थोड़ा सा कम कर दूं, इस केस में क्या हुआ
केस में जब बॉल नीचे आई और बॉल राइट साइड को ऊपर की तरफ गई, राइट साइड को ऊपर की तरफ गई, तो वो बॉल कोशिश करेगी कि जिस हाइट से वो लेफ्ट साइड से आई है उसी हाइट तक वो राइट साइड पे भी जाए। एंड फॉर दैट वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके कोशिश करेगी कि मैं ट्रैवल कर पाऊं सेम हाइट। वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करके सेम हाइट अचीव करने की कोशिश करती रही। फिर आगे और उन्होंने इसके जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसको बिल्कुल जीरो कर दिया, उस स्लोप को बिल्कुल जीरो कर दिया। तो अब इंक्लिनेशन बिल्कुल खत्म, और ये था मेरा आगे का प्लेन कि अब इंक्लिनेशन बिल्कुल खत्म, स्लोप बिल्कुल जीरो। फिर ये पाया गया कि वो बॉल जब नीचे आई वो अपने आप ही बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के मूव करती जाए, वो मूव करती गई और वो फॉरएवर मूव करती गई, डिस्टेंस पार करती गई जब तक उसने उतनी हाइट अचीव नहीं कर ली जिस हाइट से वो लेफ्ट साइड से आई थी। तो ये किया गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट पूरा, और फिर वो ये बताना चाह रहे थे कि एक बॉल जो ऑलरेडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती आ रही थी, जब तक उस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगी वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रही जब तक उसने वो हाइट अचीव नहीं कर ली। एंड यही एक्सपेरिमेंट के दम पर, इसी एक्सपेरिमेंट के दम पर न्यूटन ने स्टडी किया और 3 लॉज ऑफ मोशन दिए। एंड इसीलिए उन लॉज ऑफ मोशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। सो अब बेसिकली गैलीलियो ने बोला कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं थी, पर ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। आपने देखा है कि कोई बॉल को आप फेंकेंगे, इनिशियली तो उसी वेलोसिटी में चलेगी प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन वो कुछ टाइम बाद रुकेगी। इनफैक्ट ये मार्बल भी एक सर्टेन डिस्टेंस बाद रुकेगा। क्यों? बिकॉज प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो हो, आगे से एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगी, कुछ एयर की रेजिस्टेंस भी होगी। सो बेसिकली अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो अचीव करना मुश्किल है, प्रैक्टिकली नहीं है। तो बेसिकली ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा मुझे, उन्होंने जो सरफेसेस ली थी वो फ्रिक्शन लेस थी। वो कह रहे हैं कि अगर आपको फ्रिक्शन कम करनी है तो आप सॉफ्ट स्मूथ मार्बल ले लो, स्मूथ सरफेस ले लो, आप प्लेन या सरफेस पे लुब्रिकेंट्स लगा लो और फ्रिक्शन कम हो जाएगी। बट प्रैक्टिकली जीरो फ्रिक्शन अचीव करना, प्रैक्टिकली जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स करना इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो प्रैक्टिकली आगे से एक फोर्स आएगी और वो ऑब्जेक्ट रुकेगा, बट टिल अ सर्टेन टाइम, कुछ सेकंड्स तक वो ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, उस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रही है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कुछ टाइम तक चलता जाएगा। तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स मोशन को चेंज करने के लिए चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ कुछ टाइम तक उसको सस्टेन करना है तो फिर बार बार फोर्स अप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, यही कहना चाहते थे गैलीलियो। अगर अब आपको ये समझ में आ गया तो मैं आपको ले जाऊंगी एक टर्म पे जिसको कहते हैं इनर्शिया, अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक टेंडेंसी है, सिंपल भाषा में बोलूं तो फितरत। एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या मोशन में है और कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि वो अपना स्टेट मेंटेन करे और चेंज ना करे। आलसी है वो, जो कर रहा है वही करता है। तो ये होता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। हम रेजिस्ट करते हैं कि जो कर रहे हैं वही करेंगे। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेंगे, मोशन पे चल रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते जाएंगे स्ट्रेट लाइन में। एंड इसी टेंडेंसी को, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्ट्रक्टिव
disturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. तो फितरत क्या है ऑब्जेक्ट्स की? रेस्ट पे है तो रेस्ट पर रहना चाहेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से सीधी सीधी लाइन में चल रहे हैं तो वैसे ही चलना चाहेंगे अनडिस्टर्ब्ड अगर छोड़ दिया जाए तो बेसिकली इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी इसी के बारे में बात की गई है कि एक ऑब्जेक्ट अपना इनर्शिया मेंटेन करता है जब तक एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। वो जैसे है वैसे चलता जाएगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा जब तक एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अप्लाइड फोर्स will not compel it to change its state। And that is first law of motion। न्यूटन ने दिए ये लॉज, सर आइजैक न्यूटन ने दिए ये लॉज और इसीलिए इनको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोला जाता है। मैं इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में कराने वाली हूं, एंड तक देखिएगा और क्लैरिटी आएगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो इनर्शिया तीन तरह के मेन होते हैं। फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के केस में हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पे अप्लाई नहीं होती। आइए एक क्विक एग्जांपल देखते हैं इसका। नाउ एक एग्जांपल देख रहे हैं हम, आप देख सकते हैं ग्लास है, उसके ऊपर देयर इज अ कार्डबोर्ड एंड एक कॉइन है 5 रुपए का जो रखा हुआ है। लेट नाउ सर विल एक्चुअली फ्लिक, will give a quick horizontal sharp flick to the cardboard and आपने क्या देखा, वो जो कार्डबोर्ड था वो तो नीचे गिर गया लेकिन जो कॉइन था वो कॉइन ग्लास के अंदर चला गया। अब ऐसा, थैंक यू सो मच सर, अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज कॉइन की टेंडेंसी थी कि वो रेस्ट पे था। आपने कार्डबोर्ड को यू गिवन अ शार्प फ्लिक, लेकिन स्ट्रॉन्ग फ्लिक, लेकिन कॉइन तो अपनी रेस्ट पोजीशन पे था। तो जब बेसिकली कार्डबोर्ड नीचे गिरा, कॉइन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्लास के अंदर गिर गया बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिकॉज वो रेस्ट पे था, उसको रेस्ट पे ही रहना था, तो ग्रेविटी की वजह से वो ग्लास के अंदर गिर गया rather than moving with the card। बिकॉज मोशन जो है वो कार्ड में आया है, कॉइन में नहीं। कॉइन ने मेंटेन किया अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इनर्शिया ऑफ मोशन कि एक बॉडी अगर मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन जब तक एक अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। लेट्स सी इनर्शिया ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। We are sitting in a car or probably a bus maybe. Now somebody is driving it, and while driving he puts a quick brake and we tend to put forward. Why? We tend to move forward, and why? Thank you. हम आगे क्यों हुए? इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था। बस मोशन में थी, बस मूव कर रही थी, मेरे पैर भी बस के साथ साथ मोशन में थे। इनफैक्ट मेरी पूरी बॉडी मोशन में थी। जब बस रुकी, सिंस मेरे पैर जो थे वो बस के कांटेक्ट में थे, बस के बेस के कांटेक्ट में थे, तो बस रुकी तो मेरे पैर तो रुक गए लेकिन मेरी अपर बॉडी जो थी वो मोशन में ही थी। एज अ रिजल्ट मेरे पैर रुकने की वजह से, पर मेरी अपर बॉडी मोशन में होने की वजह से मुझे एक मूवमेंट हुई जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट थी। तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद भी मेरे पैर जो कि बस से कांटेक्ट में थे वो तो रुक गए, लेकिन मेरी बॉडी जो मोशन में थी वो उसने कोशिश की अपना इनर्शिया ऑफ मोशन मेंटेन करने की और वो आगे मूव करती गई और मुझे फॉरवर्ड पुश लगा। तभी कहते हैं कार में ट्रैवल करते हुए सीट बेल्ट लगानी चाहिए फॉर योर सेफ्टी। अगर एकदम ब्रेक अप्लाई की और आपके पास जो सीट बेल्ट है वो नहीं लगी होगी तो एक्सीडेंटल चांसेस बढ़ जाते हैं।
आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए जो कार की सीट बेल्ट होती है वो हमें आगे से एक बैकवर्ड पुश देती है, जिससे हम बहुत ज्यादा आगे ना आए और इंजरी के चांसेस कम रहे। अब हम आगे चलने वाले हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की तरफ। वो ये बता रहा है कि जो एक बॉडी है इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगी उस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। Let's say there's a person who is driving a bus and he takes a sharp turn to the left. So the person sitting behind tends to fall towards the right. Now why did that happen कि मैं outward में मुझे push मिला and मैं outward गिरने लगी. Now let's see this. Thank you so much sir for the contribution. अब बेसिकली मैं राइट की तरफ क्यों गिरने लगी? बिकॉज पहले हमारी जो बस थी वो स्ट्रेट जा रही थी, तो स्ट्रेट जाते हुए मेरी बॉडी एक कांस्टेंट डायरेक्शन में मोशन मेंटेन कर रही थी। बट एज सून एज द पर्सन टुक अ लेफ्ट टर्न, मेरी बॉडी ने कोशिश की कि मैं सेम डायरेक्शन मेंटेन करूं एंड एज अ रिजल्ट वो बाइक या बस तो लेफ्ट शिफ्ट हो गई, लेकिन मेरी बॉडी की जो टेंडेंसी थी टू मेंटेन दैट स्ट्रेट लाइन, उसकी वजह से मुझे एक आउटवर्ड धक्का लगा, एक बाहर को धक्का लगा एंड मैं थोड़ा राइट को टर्न हो गई। बिकॉज मैं स्ट्रेट चलना चाह रही थी, मैं उसी कांस्टेंट डायरेक्शन में चलना चाह रही थी। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे हमने ट्राई किया कि आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। अगर आपको ये जितना अभी तक कराया वो क्लियर है, तो एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको कराना चाहूंगी, व्हिच इज इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया एंड मास। अगर फॉर एग्जांपल मुझे मार्कर मूव करना है तो मुझे कितना फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी? बहुत ही लाइट फोर्स लगाया और ये मार्कर मूव हो गया। बट एट द सेम टाइम मुझे अगर एक अलमीरा मूव करनी पड़े तो वो अलमीरा मूव करने में मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। हो सकता है मैं ना हटा पाऊं अपनी फोर्स से। तो आप ये बोल सकते हो कि मास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है ये देखने के लिए कि इनर्शिया कितना है उसमें। बेसिकली जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, उतना ज्यादा वो ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज को रेजिस्ट करेगा। और वही जो अभी सर ने एक आपको एक्टिविटी करके दिखाई, उसमें 5 रुपए का कॉइन था। अगर 1 रुपए का कॉइन यूज किया होता तो कम हमारी फोर्स लगती उस एक्टिविटी को करने के लिए कंपैरेटिवली। तो हम ये बोलते हैं मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, और जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा होगा इनर्शिया। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो मास है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज द मेजर of its inertia, or higher the mass, higher and bigger will be its resistance, bigger will be its inertia. अगर जो आज हमने किया वो आपको क्लियर है, आपको मजा आया, तो प्लीज हिट द लाइक बटन. Do tell in comment section how did you find the video, that was it creative enough to make you learn and enjoy at the same time. Thank you, very good day. Keep watching, keep learning. Do subscribe for more such videos and hit the like button for more such videos. Thank you.